नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। आज ये मेरा पहल है हिस्ट्री को रिवाइज करवाने का। आप लोग अगर देखेंगे कि बीपीएससी अभी जो टीचर का एग्जाम हुआ है उसमें उन्होंने क्वेश्चंस पूछा है, और मेरा निजी तौर पे मानना है कि जो भी आयोग के द्वारा रिसेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस कोहिनूर होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन को पकड़िए, आप इस क्वेश्चन के थ्रू रिवर्स इंजीनियरिंग में चले जाइए। जब हम रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं इसका मतलब होता है कि अभी आपको हम दिखा देंगे कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, और एक टेस्टेड टेक्निक है। मैक्सिमम लोगों को आप देखेंगे कि जो टॉपर्स हैं वो यही टेक्निक को फॉलो करते हैं। यूजुअली अगर आप देखेंगे कि लोग क्या करता है कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया उठाया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को पहला से स्टार्ट करेगा, गवर्नर जनरल आया, परमानेंट सेटलमेंट, रेगुलेटिंग एक्ट करते 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 1947 तक पहुंचेगा। और भाई जो इंपॉर्टेंट एरिया था जिस पे फोकस करना था, उस समय जो आपकी एनर्जी थी, जो ऊर्जा थी, वह डिक्लाइन कर गई। आपका जो एनर्जी का जो ग्राफ होता है, जब आप कोई चीज को रिवाइज करते हैं, वो ग्राफ यूं फॉलो करता है। तो जो शुरू में ही आप कचरा टॉपिक को पकड़ लिए और जब लास्ट मोमेंट पे गए तो आपकी एनर्जी डिक्लाइन करते गई और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो स्किप कर गया। तो बेस्ट टेक्निक ये होता है कि आप कोई एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठाइए बीपीएससी का, जो हाल में एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं उसको प्रेफरेंस दीजिए। हाल में बीपीएससी ने एक टीचर का एग्जाम कंडक्ट किया है, और ये जो क्वेश्चन है 11th और 12th का है, 8वां 9वां का बच्चा का नहीं है, 11th 12th का पेपर है। यहां से हम लोग टॉपिक को जॉट डाउन करेंगे। बेस्ट टेक्निक है दोस्त, इसको अप्लाई करके देखो। अगर आप प्रीलिम्स में बार बार फेल हो रहे हैं और फिर आप वही मेथड को अपना रहे हैं और फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि आप टॉप कर जाएंगे और इस प्रीलिम्स को क्रैक कर लेंगे, तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इसका मतलब है कि जो आप मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं, देयर इज सम फ्लॉ इन दैट मेथोडोलॉजी, तभी तो आप लगातार फेल कर रहे हैं, एक बार दो बार फेल कर रहे हैं। जब भी कोई भी एग्जाम में आप एक बार या दो बार किसी आप चरण में फेल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या मेथोडोलॉजी में प्रॉब्लम है। आप वही उठा रहे हैं, साइंस का टॉपिक 1 से उठाए, उसको 10 तक करने की कोशिश किए। एक बार मेरे तरीके से करने की कोशिश करो, अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स खुलाइए, गाली गलौज करना स्टार्ट कर लेना, उसमें क्या, उसमें तो पारंगत है ना। तो एक बार इसको इस्तेमाल करके देखो। हम रिवीजन कराते हैं, पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं पसंद आएगा तो बोलना कि भाई जो तुम पढ़ा रहे हो पसंद नहीं आ रहा है। हम यही करते हैं, हमको रिजल्ट मिला है तो हम प्रीलिम्स के लिए तुमको यही सजेस्ट करते हैं, और हम इस चीज को प्रयोग करके अभी आपको दिखाते हैं। अब आप बताना कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। हम इस क्वेश्चन को लेंगे और इस क्वेश्चन से उस पूरे टॉपिक को 360 डिग्री आपको रिवाइज करवा देंगे। क्वेश्चन क्या है, ये बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरियसली अटेम्प्ट करोगे। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्वेश्चन है इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब आईवीसी, इंपॉर्टेंट एरिया है, द ग्रेट बाथ हैज बीन फाउंड एट। अगर आप कायदे से आंसर देखोगे तो आंसर बहुत आसानी से आप निकाल दोगे। तो ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो पर है, पर यहां पे और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां पे चानुंदारो इंपॉर्टेंट है, यहां पे हड़प्पा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं और इस तरह से आज पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखोगे, ये क्वेश्चन है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप देखोगे तो यहां पर साइट मेंशन है, उसका नाम है हड़प्पा। जो हड़प्पा साइट है, इस साइट को क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले जो हम लोग को साइट मिलता है 1920-21 में, वो हड़प्पा का साइट मिलता है। दूसरे नंबर पे जो साइट मिलता है 1922 में मोहनजोदड़ो का साइट मिलता है। जो हड़प्पा साइट है यहां पे आर है, तो याद रखना हड़प्पा वाला जो साइट है वह रावी नदी पर है। हड़प्पा साइट को खोज कौन करता है, हड़प्पा साइट को खोज करने वाला व्यक्ति का नाम है दयाराम साहनी। आर यहां है, याद रखना, दयाराम साहनी। हड़प्पा का पिक्यूलियर फीचर क्या है, हड़प्पा से एक एम्ब्रियो मिलता है। एम्ब्रियो समझते हैं ना, एम्ब्रियो, जब बच्चा फर्टिलाइजेशन होता है तो एम्ब्रियो बनता है। उस एम्ब्रियो से एक प्लांट की उत्पत्ति दिखती है, एक प्लांट इस तरह से दिख रहा होता है। तो एक एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो से एक प्लांट की उत्पत्ति दिख रही है। तो ये हिस्टोरियंस ने कंक्लूड किया है कि इट रिप्रेजेंट्स द गॉडेस अर्थ। ये अर्थ माँ को, धरती माँ को रिप्रेजेंट करता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट हैज बीन कैटेगोरिकली मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी कि कौन सा साइट है जहां से मदर अर्थ का एविडेंस मिलता है। करेक्ट आंसर इज हड़प्पा। ठीक है, दूसरा साइट मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो एक इंपॉर्टेंट साइट है बंधु। मोहनजोदड़ो को कौन खोज करता है, मोहनजोदड़ो साइट जो है वो आरडी बनर्जी इसको खोज करते हैं। मोहनजोदड़ो है कहां, मोहनजोदड़ो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो
का और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग एक बार जॉट डाउन करते हैं। मोहनजोदड़ो जो है यहां पर ग्रेट बाथ मिलता है, जो ग्रेट बाथ का यहां पे क्वेश्चन है, ग्रेट बाथ मिलता है। ग्रेट बाथ क्या है? यहां पर एक गांव वगैरह में नहीं होता है तालाब, जहां पे आप छठ वठ पूजा होता है तो आप गांव में जाते हैं, डुबकी मारते हैं तालाब से और बाहर निकलते हैं। तो ये ग्रेट बाथ वो जगह है जहां पर लोग जाते थे अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए। और ग्रेट बाथ का इस तरह का स्ट्रक्चर था कि यहां पे सीपेज नहीं होता था। आज के दिल्ली में आप रहिएगा तो जो गांधीनगर मुखर्जी नगर में लोग रहते हैं वो दीवार में सीलन आ रहा है, वो इतना टाइटली स्ट्रक्चर था कि वहां से सीपेज नहीं होता था। पर यहां पर याद रखना, यहां पर तुमसे खेल जाता है, ग्रेट बाथ इज नॉट द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो में ही एक स्ट्रक्चर मिलता है, उस स्ट्रक्चर का नाम है ग्रेनरी, अनाज वाला, अनाजालय। तो ग्रेनरी जो है इट इज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज द लार्जेस्ट बिल्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन में हमेशा आपको ग्रेट बाथ देगा और आपको प्रॉम्प्ट करेगा मारने के लिए। करेक्ट आंसर इज ग्रेनरी। और मोहनजोदड़ो से कुछ कुछ मिला है क्या? थोड़ा सा और हम लोग पढ़ते हैं। यहां पे एक बियर्डेड मैन मिलता है, बियर्डेड मैन, यहां पे एक बियर्डेड मैन मिलता है। यहीं पर पशुपतिशील मिलता है। इसका मतलब कि भगवान शिव की भी आराधना होती थी और यही इसीलिए शिव को क्या कहा जाता है? आदि गुरु कहा जाता है। सबके गुरु कौन है? भगवान शिव हैं। यहां पे और क्या मिलता है मोहनजोदड़ो में? मोहनजोदड़ो में आपको डांसिंग गर्ल का भी एविडेंस मिलता है। और मोहनजोदड़ो में क्या मिलता है? यहां पे यूनिकॉर्न का सील भी मिलता है। अब इससे ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जैसे बोलेंगे तुम गाली दोगे कि और भी साइट के बारे में तो तुम बताए नहीं, डंडी मार दिए। नहीं, डंडी मारेंगे, है ना, इसको याद रखना, ठीक है। अब 2-3 साइट और देख लो। एक साइट है लोथल। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल किस नदी पर है? भोगवा नदी पर है। लोथल क्या है? लोथल इज कॉल्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों कहते हैं मैनचेस्टर? अभी बता देते हैं। लोथल का और क्या मिलता है लोथल से? तो लोथल एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड था। इसका मतलब कि शिपिंग पोर्ट था लोथल, डॉकयार्ड था। लोथल से और एविडेंस क्या मिलता है? यहां पर चेस गेम का एविडेंस मिलता है। लोथल पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस मिलता है, यहां पर सर्जरी का एविडेंस मिलता है। सर्जरी का कैसे एविडेंस मिलता है? एक दिमाग होता है एक व्यक्ति का, ये दिमाग है और इस दिमाग में यहां पर छेद किया हुआ होता है, मतलब फैंसी मीडियम होल किया हुआ है। जो ये होल है, यहां से एक निष्कर्ष ये निकाला जाता है कि इस दिमाग में कुछ पस बन गया होगा और उस पस को ड्रेन किया गया है। अगर आपको गॉल ब्लैडर वगैरह रिमूवल होता होगा तो आप देखते होंगे कि लेजर टेक्नोलॉजी से आजकल होता है। लेजर टेक्नोलॉजी से करता है कि 4 होल करता है और गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देता है। तो इसका कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि उस समय लेजर टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस था, क्योंकि एक होल केवल दिमाग में किया हुआ है और दिमाग का सर्जरी किया हुआ है। तो इसका मतलब कि इतना सिविलाइजेशन वो एडवांस था। तो सर्जरी का एविडेंस मिलता है। यहां पर एक ट्विन बरियल का भी एविडेंस मिलता है। ट्विन बरियल का मतलब क्या होता है कि एक तरफ मर्द है, एक लाश एक तरफ है, एक लाश एक तरफ है। तो कुछ लोगों का यह कहना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में सती का भी प्रैक्टिस होता था, पर यह चीज अभी सब्सटेंशिएट नहीं हुआ है। कुछ हिस्टोरियंस लाइक रोमिला थापर का मानना है कि वहां पे सती का एविडेंस मिलता है, पर अभी ये चीज सब्सटेंशिएट नहीं हुआ है। दोबारा चित्कार मार के बोल रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा डिविएट कर रहे हैं। तीसरा साइट क्या है? चानुंदारो। चानुंदारो साइट कहां है? पाकिस्तान में है। चानुंदारो साइट जो है, यहां पे क्या मिलता है? यहां पे कार्नेलियन बीड्स मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और चानुंदारो साइट आजकल यूपीएससी भी खूब पूछ रहा है, तो याद रखना। पर यहां पे मेरा मन नहीं भरा। अभी आपको कुछ दिन पता है आदरणीय मोदी जी बालाकोट स्ट्राइक किए हैं। बालाकोट जो है, और एक साइट ले लो, उस साइट का नाम है नागेश्वरा। नागेश्वरा साइट कहां है? गुजरात में है। यहां पर शंख का बहुत बड़ा फैक्ट्री था। यहां पे एविडेंस ऑफ द शंख फैक्ट्री मिलता है, जिसको तुम कहते हो सेल इंडस्ट्री। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि विच साइट गिव्स अस द एविडेंस ऑफ द सेल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज बालाकोट एंड नागेश्वरा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स माय डियर फ्रेंड्स, डोंट गो रॉन्ग, राइट। इसको अच्छे से ध्यान से आप रखोगे। और 2-3 साइट कुछ बता देते हैं। एक तो साइट है यार कालीबंगन, मेरा फेवरेट साइट है। एक बार कालीबंगन जाने का मौका मिला पिताजी के साथ, तो बहुत ही बढ़िया साइट है। जीवन में कभी मौका मिले ना तो केवल मालदीव जाकर समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा, केवल श्रृंगार रस को अप्रिशिएट कर पाओगे। ये सब साइट जाओ, गर्लफ्रेंड भी कहेगी कि क्या टेस्ट है ना। कालीबंगन साइट तुम जाओ। जब कालीबंगन साइट जाओगे तो किस नदी पर है? घाघर। कालीबंगन कहां है? राजस्थान।
कालीबंगन साइट क्यों इंपॉर्टेंट है? कालीबंगन साइट पे अर्थक्वेक का एविडेंस मिलता है और इंडस वैली सिविलाइजेशन को अच्छा, मोहनजोदड़ो किस नदी पर था यार? बताना भूल गया। मोहनजोदड़ो इंडस नदी पर है, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। पहला साइट हड़प्पा मिलता है, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। जो कालीबंगन साइट है, यहाँ पे अर्थक्वेक का एविडेंस मिलता है और एग्जाम में इसलिए ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन के पीछे जो कारण है वो अर्थक्वेक रहा है। तो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट, कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। कालीबंगन साइट पे एक चीज और एविडेंस मिलता है, वो डबल क्रॉप पैटर्न का एविडेंस मिलता है। अभी आप देखो कि हम लोग क्या करते हैं, अगर धान का खेती हो रहा है तो धान ही कर रहे हैं, गेहूं का खेती हो रहा है तो गेहूं कर रहे हैं, तो सरकार और एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं कि क्रॉप को रोटेट करिए। आप सोचो कि उस समय की सिविलाइजेशन वो डबल क्रॉप को फॉलो करता था, क्रॉप रोटेशन को फॉलो करता था, तो वाकई वो जो सिविलाइजेशन है बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन था, इसमें दो राय बिल्कुल भी नहीं है। तो कालीबंगन के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट रखना। पर अगर हम एक साइड को मेंशन नहीं करेंगे तो बेईमानी हो जाएगा तुम्हारे साथ, और हम बेईमानी करना पसंद नहीं करते हैं। प्रेम में बेईमानी क्यों करेंगे? तुमसे हम प्रेम करते हैं यार तुम लोग से। धोलावीरा साइट, जो धोलावीरा साइट है वो कौन सा साइट है? 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इट इज द 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। धोलावीरा साइट का कुछ स्ट्राइकिंग फीचर आप बता दो। पहला तो ये है कि ये वो साइट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लाई करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सब एकदम कोहिनूर फैक्ट दे रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पर जो शहर है वो 3 भाग में डिवाइडेड है। यूजुअली आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखोगे तो वह पूरा शहर 2 भाग में डिवाइडेड रहता था। यूं था, एक जो हायर सिटाडेल इसको कहते थे, जो हायर सिटाडेल रहते थे, यहाँ पे बड़े लोग रहते थे, जो पदाधिकारी लोग थे वो लोग रहते थे हायर सिटाडेल पर। लोअर सिटाडेल पे कौन लोग रहता था? लोअर सिटाडेल पे जो जनरल आम नागरिक है, सिटीजन रहता था। अरे यार अभी भी यही सिस्टम फॉलो हो रहा है। अभी हायर सिटाडेल पे क्या है? लुटियंस जोन दिल्ली का। हम आप कहाँ पे हैं? संत नगर, बुराड़ी, है ना, मयूर विहार, लक्ष्मी नगर, वाह रे वाह। और लुटियंस जोन क्या है? 7 RCR, ठीक है। अशोक क्या है? अकबर रोड, जो नेता लोग रह रहा है, लुटियंस जोन, ये सब हायर सिटाडेल। हम अब गंवार सिटाडेल। धोलावीरा एक ऐसा साइट है जहां पे शहर 3 पार्ट में डिवाइडेड था, अपर सिटाडेल, मिडिल सिटाडेल एंड देन द लोअर सिटाडेल। कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन, याद रखना। धोलावीरा जो साइट है ये कहां पर है? धोलावीरा साइट गुजरात में है। तो गुजरात में है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि धोलावीरा साइट पे यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। मतलब अब देखो कि अभी सरकार वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रही है और उस समय ये एक ऐसी सभ्यता है जो वाटर हार्वेस्टिंग करता था। यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। देखो हम जो अभी तुमको टॉपिक बताए हैं, हम नहीं बोलते कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, पर इतना जरूर तुमको बताते हैं कि जो भी क्वेश्चन आएगा इस फैक्ट से तुम उसको एलिमिनेट करके सही आंसर पे जरूर पहुंच जाओगे। अब चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमको कहा गया है कि फिर बड़ा वीडियो आप बना देते हैं तो सब चीज़ लोगों को देखना है कि फिर लोग व्यू नहीं करता है। तो भाई अब वो सब भी ध्यान देना है, नहीं तो नौकरी से निकाल देगा तो तुम लोग तो नौकरी दोगे नहीं, है ना। कैसे मेरा जीवन यापन चलेगा, सब देखना पड़ता है बाबू। चलो 42 में, विच इज द अर्लीस्ट ऑफ द वेदास? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। करेक्ट आंसर इज ऋग्वेद। तो करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। आप देखो सबसे पुराना कौन सा वेद है? ऋग्वेद। और बीपीएससी खूब दबा के क्वेश्चन पूछता है ऋग्वेद से। जो ऋग्वेद है वो बहुत हेवी डॉक्यूमेंट है। तो ऋग्वेद 10 किताब में डिवाइडेड है। जो 10 बुक में डिवाइडेड होता है उसको कहते हो मंडल। 10वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछता है। 10वां मंडल किससे डील करता है? वर्ण सिस्टम से डील करता है। वर्ण सिस्टम क्या होता है? जैसे माउथ से कौन निकला है? माउथ से ब्राह्मण निकला है। आर्म से कौन निकला है? राजपूत निकले हैं या क्षत्रिय क्लैन निकला है। थाई से कौन निकला है? कायस्थ लोग निकला है। और पांव से कौन निकला है? फीट से कौन निकला है? शूद्र निकला है। तो जो वर्ण का सिस्टम है, वर्ण की व्यवस्था है, वह ऋग्वेद के 10वां मंडल में मेंशन है। कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। ऋग्वेद में कितने हाइम्स हैं? 1028 हाइम्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको नोट करोगे अपने। 1028 हाइम्स हैं। ऋग्वेद में 3 गॉड को फ्रीक्वेंटली मेंशन किया गया है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड है, ध्यान से एकदम लिखोगे, अपने नोट में अपडेट करते चलोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, इंद्र भगवान किस चीज के हैं? वैरियर गॉड हैं। दूसरा भगवान
जिसका खूब खूब मेंशन किया गया है वो है अग्नि, और तीसरा जो है वो है सोम। सोम आपको पता है, सोम रस बनता है, एक ऐसा प्लांट है जिसको आप मतलब इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक टाइप का बनाते हैं, जिसको आप सोम रस कहते हैं। देखो दुनिया में दो चीज बड़ा खतरनाक है, एक है सोम रस, समझ ही रहे हो, और दूसरा है श्रृंगार रस। ये दोनों से अगर तुम बच गए तो जीवन खुश, नहीं तो अगर सोम रस ले लिया और सामने श्रृंगार बैठी हुई है, आपकी मासूका बैठी हुई है, तो फिर तो आपको लगेगा कि धरती पे यही स्वर्ग है और तो बाकी सब मिथ्या है, यही सत्य है बाकी सब मिथ्या है। सोम रस ले लिए, सामने आपकी मासूका प्रेम का बैठी हुई है, तो सोम रस के बाद तो आप तो अलग फेज में चले जाएंगे। तब आप गा रहे होंगे, कब आ रहे हो मुलाकात के लिए, कब आ रहे हो मुलाकात के लिए, मैंने चांद रोका है एक रात के लिए। तो समझ रहे हो ना, तो सोम रस श्रृंगार रस, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो और कुछ तुमको बताते हैं। ऋग्वेद में जो कुंभ मेला होता है ना, कुंभ मेला का जिक्र ऋग्वेद में दिया हुआ है, ठीक है। कुंभ मेला का जिक्र अगर पूछेगा तो ऋग्वेद में मेंशन है कुंभ मेला के बारे में। कुंभ ऋग्वेद में एक चीज का बार बार मेंशन किया गया है, और अगर आप एग्जैक्टली मुझसे पूछोगे तो 30 बार मेंशन किया गया है पूर्व को। ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रहे हैं, अपने नोट्स में ऐड कर लो। पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है? सिटी। अभी भी आप देखते होंगे किसी गांव का नाम है परशुरामपुर, हृदयनाथपुर, फलानापुर, है ना। तो पूर्व ऋग्वेदिक टाइम्स में किसको कहा जाता था? सिटी को कहा जाता था, और फोर्ट को भी कहा जाता था। सिटी और फोर्ट मतलब दुर्ग, है ना, उसको कहा जाता था। ऋग्वेद में कारपेंटर का भी खूब जिक्र है, और कारपेंटर को किस नाम से बताया गया है? तक्षान, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। तक्षान जो है वो कारपेंटर को कहा जाता था। ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट पद पर कौन है? किंग। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पद पर है, जो किंग को एडवाइस देता है, उसका नाम होता है पुरोहित। ही इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और जो पुरोहित है वो एग्जाम्पल आप क्या दोगे? वशिष्ठ। वैदिक टाइम में वशिष्ठ पुरोहित थे, विश्वामित्र, ये सारे लोग पुरोहित थे, ठीक है। तो हमको लगता है कि अब जो ऋग्वेद से जितने क्वेश्चंस थे उसको मोर और लेस हमने कवर कर लिया है। तो आप ऋग्वेद को आप देख लीजिएगा, बाकी और सब वेद का जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना उस तरह से आपको रिवाइज कराते चलूंगा, ठीक है। हु इज कंसिडर्ड, खुल जा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? विच इज द अर्लीस्ट वेद? ई हो गया। हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमंग द ऋग्वेदिक गॉड्स? तो इंद्र भगवान हो गए, ठीक है। Who is considered as the first तीर्थंकर of the जैनिज्म? तो अभी जैनिज्म को पूरा रिवाइज कर लेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऋषभ देव। अब ध्यान से देखो, जैनिज्म को भी धुआं मचा देते हैं, है ना। जैनिज्म को देखो, फ्रेश पन्ना दो हमको। देखो जैनिज्म के बारे में जो जैनिज्म वर्ड है ये किस वर्ड से आया है ना। पहले थोड़ा सा हम लोग कंटेक्स्ट सेट करते हैं। जिन से आया है। जिन मतलब क्या होता है? सेंसेस, ठीक है। सेंसेस मतलब क्या होता है? इंद्रियां। अगर हम बोलते हैं कि जैनिज्म मतलब क्या होता है कि आपको अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। अपने इंद्रिया मतलब क्या होता है यार? जैसे हम आप बोलते हैं कि हम लोग फ्री हैं, आई हैव दिस राइट, फ्रीडम ऑफ दिस। अरे हम आप गुलाम हैं यार, हम आप अपने सेंसेस के गुलाम हैं। हम आप किस चीज के गुलाम हैं? हम आप अपने जीभ के गुलाम हैं, स्वाद के गुलाम हैं। हम आप अपने आंख के गुलाम हैं, क्षणिक सुख के गुलाम हैं, है ना। क्षणिक सुख के लिए लोग देखो क्या से क्या कर बैठता है, तो हम आप अपने इंद्रियों के गुलाम हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि जैनिज्म जो है अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का बात करता है और उसका मेथड बताता है। तो जैनिज्म जिन से आता है। जिन मतलब होता है कंकरिंग योर सेंसेस। जैनिज्म का एक फैक्ट और याद रखना कि जैनिज्म इज ओल्डर देन द बुद्धिज्म। उससे फेमस नहीं हो पाया, बट इट इज ओल्डर देन द बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से पुराना है जैनिज्म, है ना। जैनिज्म का जो टेक्स्ट है वो किस भाषा में है? जैनिज्म का टेक्स्ट प्राकृत में है। जैसे हम ये बात बोलते हैं कि प्राकृत में है, तो तुम रटा मत करो, तुम बोलो कि एविडेंस बताओ कि जैनिज्म प्राकृत में है, तो क्या एविडेंस है? देखो एक जैनिज्म क्या किताब है, उसका नाम है पौमचर्या। जो पौमचर्या है इट इज कॉल्ड एज द रामायणा ऑफ जैनिज्म। जो पौमचर्या है किस भाषा में लिखा हुआ है? प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। पौमचर्या कौन लिखता है? पौमचर्या के राइटर हैं बिमल सूरी।
इसको संस्कृत में कौन तब्दील करता है? इट इज ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत बाय रवि सेन। तो यहां से हमने एस्टेब्लिश कर दिया कि प्राकृत भाषा है। तो यहीं पर एक चीज और हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध जो अपना शरण देते हैं वह किस भाषा में देते हैं? भगवान बुद्ध की भाषा पाली है। ठीक है, जब बुद्धिज्म अभी करेंगे तो आपको वहां से हम डिटेल में बता देंगे। तो इन चीज को याद रखना। जैनिज्म में कंसेप्ट है, जो जैनिज्म में जो सेंस को कंट्रोल करना है, तो वहां पे बेसिकली त्रिरत्न का कंसेप्ट है। 3 रत्न है जैनिज्म का। 3 रत्न क्या है? साम्यक दर्शन। साम्यक दर्शन मतलब क्या होता है? राइट नॉलेज। दूसरा उनका त्रिरत्न क्या है? साम्यक जना मतलब राइट फेथ। अपने मास्टर में भी विश्वास रखो, नहीं रखोगे तो आज के डेट में क्या हो गया है कि मास्टर भी बाजारू हो गया है पर स्टूडेंट ज़्यादा बाजारू हो गया है। तुम यकीन मानो, मतलब इतना टीचिंग एक थैंकलेस जॉब हो गया है ना कि मत कहो। मतलब मास्टर तो बाजारू है ही, पर कुछ मास्टर शुरू में अच्छा करना चाहता है पर वो नॉनसेंस, अरे आप बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करके इतना उसको थैंकलेस बना देता है कि फिर मास्टर बोलता है जब बेचना ही है तो लोग बेचते हैं बढ़िया से। तो एक चीज़ वो मिसिंग है। तो राइट नॉलेज, राइट फेथ, और तीसरा क्या है? साम्य चरित्र, साम्यक चरित्र मतलब राइट कंडक्ट। आपका चरित्र कैसा है, आप आम दिनचर्या में कैसे रहते हैं। तो दिस त्रिरत्ना इज एसोसिएटेड विद द जैनिज्म। अब आ जाओ, पहला तीर्थंकर कौन? पहला तीर्थंकर ऋषभदेव। ऋषभदेव को क्या आप कहते हैं? आदिनाथ भी कहते हैं। आदि मतलब सबसे पहले। ऋषभदेव का चेला कौन? भारत, जिनके नाम पर जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। ऋषभदेव का सिंबल क्या है? बुल। याद रखना, इनका चेला कौन है? भरत। भरत मतलब बी, सिंबल इनका क्या है? बुल। पर यहां पे इंपॉर्टेंट इससे ज्यादा कुछ और जो हम आपको बताना चाहते हैं, याद रखना। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। जो 12वां तीर्थंकर हैं वो अपने बिहार से रिलेटेड हैं। जो 12th तीर्थंकर हैं उनका नाम है वसुपूज्य। कहां के हैं? चंपापुर। देखो फिर पुर आ गया ना, पुर मतलब फोर्ट्रेस, दुर्ग, गांव। चंपापुर कहां पे है? भागलपुर। फिर देखो पुर फोर्ट्रेस या सिटी को रिप्रेजेंट करता है। और 30 बार, कहीं हम लिखे नहीं है क्या ऋग्वेद में, या यहां पे ध्यान से कहीं लिख लो कि ऋग्वेद में 30 बार पुर का जिक्र है। और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुमको लग रहा होगा कि फकैती कर रहे हैं, कोहिनूर दे रहे हैं, ठीक है, तराश रहे हैं तुमको। इसको, इस सब फैक्ट को याद रखो, एकदम एग्जाम में रगड़ के आ जाना है। वसुपूज्य। 23वां तीर्थंकर पारसनाथ। पारसनाथ ट्रेन भी चलता है बनारस, ठीक है, पारसनाथ। 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर। किस क्लैन के हैं? गायत्री कुल के हैं। ये सब सारा हम पहले बताए हुए हैं वीडियो में, उसको देख लेना, ठीक है। अब यहां पर 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है। भगवान महावीर का सिंबल क्या है? लायन। क्यों? क्षत्रिय क्लैन के हैं। क्षत्रिय मतलब राजपूत क्लैन के हैं। भगवान बुद्ध किस क्लैन के हैं? वो भी क्षत्रिय हैं। उनका क्लैन हम जब अभी बुद्धिज्म पे टॉपिक आएगा तो वहां बता देंगे। अब महावीर के बारे में थोड़ा सा करना स्टार्ट करो। देखो भगवान महावीर का जन्म कब हुआ है? भगवान महावीर का जन्म 540 ईस्वी में हुआ है। कहां पर भगवान महावीर का जन्म हुआ है? कुंडाग्राम में हुआ है। कुंडाग्राम कहां है? वैशाली। अपने बिहार से सारा रिलेटेड है, इसलिए बताना जरूरी। कुंडाग्राम वैशाली में है। भगवान महावीर को सेलिब्रेशन कब मिलता है? भगवान महावीर के पिताजी का क्या नाम है? सिद्धार्थ। भगवान महावीर के माता का क्या नाम है? त्रिशला। भगवान महावीर की पत्नी का क्या नाम है? यशोदा। भगवान महावीर की बेटी का क्या नाम है? प्रियदर्शनी। इनके दामाद का क्या नाम है? जमाली। अब आप सोच रहे होंगे इतना नौटंकी क्यों कर रहे थे? इनका दामाद ही जो है ना, ये फर्स्ट डिसाइपल है और ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना नौटंकी किए, इसलिए तुमको थका इतना, है ना। पहला डिसाइपल जमाली है। अब ध्यान से देखो, भगवान महावीर को
सेलिब्रेशन कब मिलता है? भगवान महावीर का सेलिब्रेशन 42 साल की उम्र में मिलता है। भगवान महावीर को कितना दिन तक तपस्या करना पड़ता है? 13 साल तक तपस्या करना पड़ता है। किस पेड़ के नीचे मिलता है? साल ट्री के नीचे मिलता है। भगवान बुद्ध को किस पेड़ के नीचे मिलता है? पीपल ट्री के नीचे मिलता है। अभी भगवान बुद्ध वाला बाद में दिखाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। 13 साल साल ट्री के नीचे मिलता है। कौन सा जगह है? जृंभिका ग्राम, जहां पे मिलता है। किस नदी के तट पर है? ऋजुबालिका नदी। अब एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा तुम यहां से कर लोगे। देखो यहां पर 2 होता है, तो जो जैनिज्म का कंसेप्ट है, तो यहां पर 2 काउंसिल होता है। जैसे बुद्ध में 4 काउंसिल होता है, तो जैनिज्म में 2 काउंसिल होता है। जो फर्स्ट काउंसिल होता है वो कब होता है? 3rd सेंचुरी BC में होता है। कहां पर होता है? पाटलिपुत्र होता है। क्योंकि पाटलिपुत्र में हो रहा है तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। कौन करवाता है? चंद्रगुप्त मौर्य कराता है। चंद्रगुप्त मौर्य कराते हैं 3rd सेंचुरी BC में। जो सेकंड इनका, अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य कराता है। किसकी अध्यक्षता में कराता है? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में कराता है। आप बाद में देखोगे। अच्छा, जो सेकंड काउंसिल इनका होता है, वो सेकंड काउंसिल कहां हो रहा है? सेकंड काउंसिल वल्लभी में हो रहा है, 512 AD में हो रहा है। कहां पे हो रहा है? वल्लभी में हो रहा है। वल्लभी कहां है? गुजरात में है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, वल्लभी में हो रहा है, गुजरात में है। क्योंकि अभी स्थूलभद्र का जिक्र आया तो 2-3 चीज को हम लोग और ध्यान देते हैं। बाद में आप देखोगे कि जैनिज्म जो है दो पार्ट में टूट गया। एक हो गया श्वेतांबर। श्वेतांबर जो है वो सफेद कपड़ा लोग पहन के रहता है। श्वेतांबर जो है स्थूलभद्र को मानने वाले लोग थे। जैसे अरे यार ग्रुपिंग नहीं होता है। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी में 2 फांक बटा हुआ है। एक मोदी का पक्ष है, दूसरा गडकरी है, राजनाथ बाबू वगैरह है, तो 2 फांक है। तो कुछ सांसद उनको हैं, कुछ सांसद इनके हैं। और दूसरा जो इनका गुरु है उसका नाम है भद्रबाहु। भद्रबाहु जो है अच्छा, स्थूलभद्र अपना सेंटर कहां बनाते हैं? उज्जैन। जो सफेद लोग कपड़ा पहन के जो जैन मुनि लोग घूमता है। भद्रबाहु जो है एक सेक्ट बनाता है, वो है दिगंबर। दिगंबर क्या होता है? ये जो आप देखते हो कि कुछ जो मुनि लोग होते हैं एकदम नेकेड होता है। तो नेकेड वाला जो रहता है ना, ये बहुत ही मतलब हार्ड लाइनर है। मतलब एकदम जो ट्रू फॉर्म ऑफ जैनिज्म है उसको मानता है। इसीलिए इसका विस्तार उतना नहीं हो पाया। स्थूलभद्र वाला श्वेतांबर का विस्तार ज्यादा हो गया क्योंकि ज्यादा एकोमोडेटिव था, है ना। तो इसको ध्यान रखना। उज्जैन में है, 512 AD में है। वल्लभी गुजरात में है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये किसके चेला है? भद्रबाहु के चेला है। और भद्रबाहु क्या करवाता है? इनको श्रवण बेलागोला लेके चला जाता है। श्रवण बेलागोला कहां पे है? श्रवण बेलागोला कर्नाटक में है। और यहीं पर इनको संथरा करके, जो संथरा मतलब आप समझते हैं ना, संथरा मतलब कुछ खाना पीना नहीं खाना है, आपको धीरे धीरे छोड़ देना। संथरा इज नॉट सुसाइड, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। सुसाइड अलग है, संथरा चलो थोड़ा सा बता ही देते हैं। देखो सुसाइड में क्या होता है कि आप जीवन से परेशान होके आप सुसाइड कर लीजिए, परेशान होके सुसाइड कर लीजिए। जीवन में कभी मत ऐसा करना यार, ये कायर लोगों का काम है। दूसरा है संथरा। संथरा मतलब होता है कि भाई हमने जीवन जीने का एक मकसद था, हमने जीवन जितना भी हमारा ड्यूटी था जीवन में उसको हमने पूरा कर लिया और धीरे धीरे हम अपने अन्न को त्याग देंगे। मतलब अभी 4 रोटी खाते थे, कल से 2 रोटी खाएंगे, फिर 1 रोटी खाएंगे, फिर 0 रोटी खाएंगे, फिर धीरे धीरे पानी छोड़ेंगे और एकदम लकड़ी होते जाएंगे और इस तरह से प्राण त्याग देंगे। क्योंकि जिस काम के लिए शरीर मिला था उस काम को हमने पूरा कर दिया। नाउ इट इज द टाइम टू से गुड बाय। तो इसको कहते हैं संथरा। चंद्रगुप्त मौर्य संथरा से मरते हैं और संथरा से कहां मरते हैं? श्रवण बेलागोला में मरते हैं। श्रवण बेलागोला कहां है? कर्नाटक में है। गुरु कौन है? भद्रबाहु हैं और वहीं से उनकी देहांत होती है। देखो सेकेंड काउंसिल जो होता है यह एक इंपॉर्टेंट काउंसिल है। सेकेंड काउंसिल इसलिए इंपॉर्टेंट काउंसिल है कि यहां पर अभी आप देखोगे कि सेकेंड काउंसिल के पहले तक यहां पर जो इनके टेक्स्ट थे उसको कहा जाता था पूर्वा। पूर्व मतलब पहले का, और 14 किताब था और उसी किताब को कहते थे पूर्वा। पर सेकेंड काउंसिल में यह डिसाइड किया गया कि भगवान महावीर के एक चेला थे, उनका नाम था गौतम स्वामी।
इंपॉर्टेंट है ना। गौतम स्वामी, तो भगवान महावीर जो ज्ञान गौतम स्वामी को दिए हैं वो 12 किताब के रूप में उसको कंपाइल करते हैं, और दैट 12 बुक इज कॉल्ड एज द अंगा। तो पूर्वा क्या है, सेकंड के पहले वाला है, सेकंड काउंसिल में अंगा को कंपाइल किया जाता है, और मोस्ट रिलेवेंट जो है वो है अंगा। अब जो भी क्वेश्चन आएगा जैनिज्म से, आप पोजीशन में होंगे उसको टैकल करने के लिए। वेयर डिड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, कहां पे होता है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसको हम सीधा अपने किताब से हम आपको दिखा देंगे, तर्कस में। थोड़ा सा तर्कस का प्रचार भी हो जाएगा, नहीं तो सब गाली देगा कि आप प्रचार नहीं करते हैं, है ना। देखो, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र। अब प्रचार थोड़ा सा सुन लो भाई, नहीं तो नौकरी से निकाल देगा। कंप्लीट बीपीएससी मतलब कंप्लीट जो प्रीलिम्स का कोर्स है, इसको 599 में कर दिया गया है। पूरा वीडियोस हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। पर मेरा एक सलाह एक कोर्स के लिए हम रिकमेंड करेंगे, वो है 251 रुपया में। वो एनसीईआरटी का पूरा कोर्स है वीडियो के साथ। कम से कम कुछ भी वक्त नहीं मिलेगा ना, तो अगर नहीं लिए हो तो कभी 250 रुपया कोई बहुत बड़ा नहीं है। और ये 250 रुपया यार देखो क्वेश्चन मेकिंग वगैरह चार्ज होता है, जो कि लगता ही है। तो एनसीईआरटी का कम से कम ये जरूर कर लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन वो पिकअप करेगा तो दिक्कत हो सकता है। अगर पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पैसा नहीं होगा तो मेल कर देना, उसको भी देख लिया जाएगा अगर जरूरत होगा तो। अगर 250 भी नहीं अफोर्ड कर पाओगे तो मेल कर देना bpscconceptwala@gmail.com पे, वहाँ से तुमको एक्सेस मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है ना। पैसा के चलते पढ़ाई बाधित नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब बुद्धिज्म को खत्म करेंगे, बुद्धिज्म का धुआं उड़ाया जाए, है ना। चलो अरे बोला गया था बहुत कम शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, क्या हम बताएं। देखो यार, हम और नहीं ले पाएंगे, है ना। हम थोड़ा सा लंबा वीडियो बना दिए, हम शॉर्ट नहीं बना पाते हैं, ठीक है। अगली बार से कोशिश करेंगे शॉर्ट बनाने के लिए। तुम लोग का फीडबैक देखेंगे कैसा फीडबैक है, उसके बाद जो है ना हम शॉर्ट वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे बुद्धिज्म के केस में देखो, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ है, 563 BC में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ, लुम्बिनी में हुआ। तो पहले तुम ये सोचो, लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में है। तो भाई ये कौन सा तुम किताब में लिखा है तुम मान लिए, कहाँ से एविडेंस तुमको मिलता है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। भाई एक वहाँ पर रोमन देई पिलर इंस्क्रिप्शन है, उस रोमन देई पिलर इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। भगवान बुद्ध किस क्लैन के हैं, शाक्य क्लैन के हैं। शाक्य क्लैन क्या है, राजपूतों का एक क्लैन है, जिसको आप क्षत्रिय क्लैन भी बोलते हैं। तो भगवान बुद्ध क्षत्रिय क्लैन के हैं, इसीलिए भगवान बुद्ध को कभी कभी शाक्य मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि ये शाक्य क्लैन के हैं। ही इज ऑफन कॉल्ड एज द शाक्य मुनि। भगवान बुद्ध के पिताजी का नाम क्या है, सुदोधन। भगवान बुद्ध के माताजी का क्या नाम है, महामाया। भगवान बुद्ध की पत्नी का क्या नाम है, यशोधरा। उनका यशोदा और यहां पे है यशोधरा। भगवान बुद्ध का बेटा का क्या नाम है, राहुल। और जब भगवान बुद्ध को अपनी पत्नी से लड़ाई होता है तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, राहुल तू निर्णय कर इसका, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कब बोलते हैं भगवान बुद्ध ये, जब भगवान बुद्ध जब रात में अचानक निकल जाते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जब भगवान बुद्ध रात में निकलते हैं तो उसको कहा जाता है महानिशि कृमाण। निशि मतलब रात, निशि मतलब तुम्हारी दोस्त नहीं, महानिशि कृमाण। महानिशि मतलब रात। जो भगवान रात में निकलते हैं, जब वापस लौट के आते हैं, तब भगवान बुद्ध से जब प्रश्न पूछना स्टार्ट करती है उनकी पत्नी, तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, महानिशि कृमाण। रात में निकलते हैं। तो जो रात में निकलते हैं भगवान बुद्ध, तो जिस घोड़े से निकलते हैं उस घोड़ा का क्या नाम है, कंथक। जो सारथी है उसका क्या नाम है, चाण। ठीक है, और बताओ, कुछ और बता दे। भगवान बुद्ध कितने साल की उम्र में निकलते हैं, 29 साल की उम्र में निकलते हैं। सेल्वेशन कब मिलता, 35 साल की उम्र में मिलता है। इसका मतलब कि सेल्वेशन प्राप्त करने में कितना मिला, 6 साल लगा। और जो सेल्वेशन मिलता है उसको कहते हैं उरुवेला, इनलाइटनमेंट। हमको इनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया। किस दिन भगवान बुद्ध को इनलाइटनमेंट प्राप्त होता है, भगवान बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है। वैशाख पूर्णिमा किस नदी के तट पर होता है, फल्गु नदी। इस फल्गु नदी को क्या कहते हैं, निरंजना। और यहीं पर आप देखते हैं कि अगर कोई भी
जो पिता वगैरह का देहांत होता है, जो पूर्वज का देहांत होता है, अगर आप फल्गु नदी पर आप उनका जो रिचुअल्स है पूरा नहीं किए तो उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो फल्गु नदी हमारे टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो और भी कुछ बताते हैं तुम लोग को। देखो, भगवान बुद्ध अपना श्रवण किस भाषा में देते थे? पूछ लेगा और गलती मत करके आ जाना। पाली, जैनिज्म, प्राकृत। भगवान बुद्ध अपना मैक्सिमम श्रवण कहाँ दिए हैं? सबसे ज्यादा श्रवण कहाँ दिए भगवान बुद्ध? सबसे ज्यादा श्रवण दिए हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती कहाँ है? श्रावस्ती यूपी में है। भगवान बुद्ध अलारा कराम से कहाँ मिलते हैं? वैशाली के पास। वैशाली में क्या है? भगवान बुद्ध अपना लास्ट श्रवण वैशाली में देते हैं। और भगवान बुद्ध यहां पर क्या करते हैं? भगवान बुद्ध जो है पहले क्या करते हैं? महिलाओं को अलाउ नहीं करते हैं। भगवान बुद्ध महिलाओं को ये मानते थे कि हमारे अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करने की टूल हैं। तो भगवान बुद्ध विमेन को अलाउ कहाँ पे करते हैं? वैशाली में अलाउ करते हैं। तो वैशाली से इंपॉर्टेंट है। वैशाली की एक नगर वधु थी। नगर वधु का क्या नाम था? आम्रपाली। भगवान बुद्ध का डेथ कहाँ होता है? भगवान बुद्ध का डेथ होता है कुशीनगर में। अब यहां से एक क्वेश्चन है, अगर नहीं बताओगे तो उम्मीद हमसे छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा, कुशीनगर किस जनपद में था? कुशीनगर किस जनपद में है? आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं बताओगे तो फिर भाई देखो हम भी डंडी मारेंगे, है ना। कुछ तो प्रेम मोहब्बत बना रहेगा तभी तो मामला हो सकता है। अब नहीं बताओगे तो दिक्कत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखोगे कमेंट सेक्शन में। दूसरा बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 2 आप ये लिखोगे कि भगवान महावीर का देहांत कहां हुआ। ठीक है, अगर आप इन 2 क्वेश्चन का उत्तर नहीं देंगे तो आप हमसे भी उम्मीद छोड़ दीजिए कि हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जनपद कुशीनगर किस महाजनपद में है? क्वेश्चन नंबर 2 भगवान महावीर का देहांत किस जगह पे हुआ? दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी नहीं बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया मैक्सिमम श्रवण वाला मामला हो गया। अब देखो जो इंपॉर्टेंट बुक है, जैसे जैनिज्म के केस में हम लोगों ने क्या बताया आपको? जैनिज्म के केस में हमने आपको बताया कि वहां पर क्या है? पूर्वा है। और बाद में क्या हुआ? जो महावीर वो जो स्वामी जी के कारण क्या हुआ? अंगा बना। पूर्वा कितना था? 14 किताब। अंगा कितना हुआ? 12 सेकेंड जैन काउंसिल में हुआ है। अब देखो यहां पर तो इनका 3 किताब है, उसको कहते हो 3 पिटाका। बुद्धिज्म का 3 पिटाका। जो पहला पिटाका है इसको तुम कहते हो विनय पिटाका। विनय पिटाका को मुख्य रूप से कौन बनाता है? जो मतलब क्रिएट करता है? लिपाली। लिपाली क्या है? एक बार्बर है, मुख्य रूप से यही करता है। विनय पिटाका में किस चीज का बात है? जो मॉन्क्स हैं और जो नन्स हैं, बुद्धिस्ट भिक्षु हैं, उनका कंडक्ट कैसा होना चाहिए उसका जिक्र है। ठीक है, कि आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, आपका चरित्र कैसा होना चाहिए, वो विनय पिटाका में है। दूसरा जो पिटाका है उसको तुम कहते हो सुत्त पिटाका। जो सुत्त पिटाका है उसमें जो भगवान बुद्ध की जो ज्ञान है उसको दिया गया है स्टोरी फॉर्म में। स्टोरी फॉर्म में आपको भगवान बुद्ध की जो फिलॉसफी, भगवान बुद्ध की जो कहानी है उसको बताई गई है स्टोरी फॉर्म में। इसी सुत्त पिटाका में एक चैप्टर है दिग्घ निकाय, और इस दिग्घ निकाय में जैन्स के बारे में मेंशन है। और जैन्स को क्या कहा गया है? निर्ग्रंथा कहा गया है। मतलब ऐसा लोग है जिसको लाज शर्म नहीं है। क्यों? कपड़ा उपड़ा नहीं लोग पहनता था, श्वेतांबर वगैरह, जिनको निर्ग्रंथा कहा गया है। तो यहां से एक एविडेंस ये निकलता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म कंटेम्पररी रिलीजन थे, साथ में थे। तो सुत्त पिटाका से निकलता है। जो स्टोरी है इसका मोरल क्या है, इसका फिलॉसफी क्या है ना। जैसे हम बोलते हैं कि हम अगर आप डीएवी वगैरह से पढ़ें तो आप देखिएगा कि वहां पे आइडियल वर्शिप तो करता नहीं है, तो लोग क्या करता है? हवन करता है। तो हवन में डालेगा वो सब जो भी हवन सामग्री डालेगा। तो उसका लॉजिक क्या है? जो हवन आप कर रहे हैं दैट इज द पार्ट ऑफ द सुत्त पिटाका। हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये चीज है नहीं। जो हवन आप कर रहे हैं वह क्या है? वह सुत्त पिटाका का पार्ट है। पर हवन करने का बेनिफिट क्या है, फिलॉसफी क्या है, वो जो है अभिधम्म पिटाका का पार्ट है। तो उसी तरह से
अभिधम्म पिटाका का पार्ट है। तो इसका मतलब जो फिलॉसफी ऑफ द बुद्धिज्म है वो अभिधम्म पिटाका में लिखा हुआ है। ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ द अभिधम्म पिटाका। और ये अभिधम्म पिटाका है, यहीं पर जटाका का स्टोरी है। जटाका स्टोरी क्या है, उस फिलॉसफी को एक्सप्लेन किया गया है। भगवान बुद्ध को कभी जानवर बना देगा, भगवान बुद्ध को कभी मतलब क्या वैरियर बना देगा, भगवान बुद्ध को कभी घोड़ा बना के स्टोरी बता रहा है। जटाका स्टोरी का जिक्र है। तो जो फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म पूछेगा कि फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म कहाँ है, तो अभिधम्म पिटाका में है। शुद्ध पिटाका में क्या है, स्टोरी फॉर्म में, कहानी के फॉर्म में जितना बुद्धिज्म का थॉट और फिलॉसफी है उसको बताया गया है। पर उसके पीछे जो लेसन्स हैं, फिलॉसफी और जो लेसन से जो डील करता है, दैट इज कॉल्ड एज द अभिधम्म पिटाका। और यहाँ पे जटाका स्टोरी का परिचर्चा होती है। और इस तरह से बुद्धिज्म में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको हमने किया। अब देखो, बुद्धिज्म लेटर जो है दो फॉर्म में डिवाइड होगा। एक जो फॉर्म है उसको तुम कहोगे हिनायना, और दूसरा जो फॉर्म है वो है महायाना। हिनायना क्या है, ये ट्रू फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म है। भगवान बुद्ध को ये हिनायन लोग क्या मानता है, इनको गाइड के रूप में मानता है। और महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म क्या मानता है, इनको भगवान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में मानता है। जब भगवान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में मानेगा तो आइडल वर्शिप स्टार्ट हो जाएगा, भगवान बुद्ध की मूर्ति बनने स्टार्ट होगी। जब गाइड के रूप में मानेगा तो जैसे एम्प्टी सीट है, तो एम्प्टी सीट इन द हिनायना फॉर्म मतलब होता है कि भगवान बुद्ध मेडिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर मानते हैं कि स्तूपा है तो स्तूपा मतलब क्या हो गया, भगवान क्या हो गए, भगवान समाधि ले चुके हैं, भगवान का देहांत हो चुका है, तो स्तूपा उस चीज को मीन करता है। तो यहां पे क्या होगा, आइडल वर्शिप नहीं होगा हिनायना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में। यहां पे क्या होगा, सिंबोलिज्म से सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। हिनायना फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म को कौन फॉलो करता था, अशोक हिनायना फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म को फॉलो करता था। ठीक है, महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म आपको एकोमोडेटिव फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म है, तो ज्यादा कौन होगा, एकोमोडेटिव फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म प्रोलिफरेट करेगा। तो महायाना फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म का जो बुक्स होते हैं, लिटरेचर्स होते हैं, वो संस्कृत में है। जो हिनायना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है इसका क्या रहेगा, एकदम पाली रहेगा। जो भगवान बुद्ध जिस भाषा में ज्ञान दिए हैं, जनता को समझ में आए नहीं आए, हम अंग्रेजी बोलेंगे, है ना, एकदम मैं करके बोलेंगे, वही है। तो पाली में है, उसका संस्कृत में है। इसी का फिर आप लेटर देखोगे ना, तो मुख्य रूप से हिनायन और महायान है, पर इतना ही थोड़ी होता है, बहुत तरह से टूटा हुआ होता है। बुद्धिज्म का 10-12 सेक्ट है, तो एक जो सेक्ट है उसको तुम कहते हो थेरावेदा बुद्धिज्म। थेरावेदा बुद्धिज्म, थेरावेदा बुद्धिज्म एकदम ऑर्थोडॉक्सिकल फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म है, एकदम भयंकर ऑर्थोडॉक्सिकल फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म है। जो भगवान बुद्ध शरमंदी है एकदम उसी को फॉलो करता है। और यहां पे एक कंसेप्ट है अरहंत का, मतलब एक व्यक्ति तभी फिलोसफर बन सकता है, गुरु बन सकता है, मॉन्क बन सकता है, नन बन सकता है, जब वो एक स्टेट को अचीव करता है। उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, अरहंत। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं महंत है, कोई आदमी महंत है वो तभी बनता है जब भाई वो एक ऐसा लेवल पे पहुंच चुका है कि सीधा भगवान से कनेक्ट करता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे थेरावेदा फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म में एक ऐसा आप स्टेज पे रीच करते हैं, उसको कहते हैं अरहंत। और जो थेरावेदा बुद्धिज्म है इसी को अंबेडकर फॉलो करते थे। एकदम स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म, एकदम सबसे कठिन फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म है। और एक और फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म है जो तांत्रिक फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म है, दैट इज कॉल्ड एज द तांत्रिकिज्म। तो हिनायन है, महायान है, एक तांत्रिकिज्म है, वो सबको देखना। पर इतना इंपॉर्टेंट है यार, इतना जितना क्वेश्चन आएगा अभी से तुम हैंडल कर सकते हो, है ना। तो देखना, अगर इस तरह का अगर पसंद आ रहा होगा तो सारा टॉपिक को लेंगे, अकबर बिरबल जितना है मेडिवल वगैरह का क्वेश्चन है उसको पकड़ेंगे और वहां से कर देंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम देखो, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तुम के साथ ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया है। तो अब जैसे हमारा मानना यह है कि हम यहीं से मेगास्थनीज क्या क्या बोला है वो सारा चीज़ पढ़ लेंगे। तो बाकी तुम बताना, पसंद आया होगा तो ठीक है, ये पहला वीडियो था, पसंद आया है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको बंद कर देंगे। अगर ये पसंद है इस तरह से तो इसको हम करेंगे। ठीक है, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।